नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब देश की बात करूंगा तो देश की सबसे बड़ी समस्या का भी जिक्र करूंगा। देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बहस छिड़ी हुई। विपक्षी दल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रही है और साजिश के तहत कानून लाने की कोशिश कर रही है। जनसंख्या नियंत्रण पर चल रही बहस को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के स्कूलों में खुलेआम तुष्टीकरण का खेल भी चल रहा है। कल जनसंख्या दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बयान दिया। योगी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा हो जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि मूल निवासी की जनसंख्या कम हो जाए और किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ती चली जाए, जिससे अराजकता फैलने का खतरा रहता है। पहले आपको योगी आदित्यनाथ का बयान सुनवा देता हूं। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के कई मायने निकाले गए। खुद को मुसलमानों का मसीहा समझने वाले धर्म के ठेकेदारों की फौज बयान के विरोध में खड़ी हो गई। असदुद्दीन ओवैसी कहां पीछे रहे? असदुद्दीन ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर तंज करते हुए ट्वीट किया कि अराजकता आबादी से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान ने जनसंख्या को अल्लाह से जोड़ दिया। कहा कि औलाद पैदा करने का ताल्लुक ऊपर वाले से है। तो इकबाल महमूद ने इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया। किसने क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं। जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ ज़ाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मतलब ये कि इस गवर्नमेंट कानून लाना चाहती है तो कानून लाने की बजाय गवर्नमेंट तालीम पर जोर दे। योगी आदित्यनाथ जी स्वामी हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, नहीं की है उन्होंने, तो इस तरह की बातें कर कर वो देश का प्रदेश का माहौल खराब करने की बात करते हैं कि ये हर चीज को कम्युनलाइज करने की बात करते हैं। हर चीज को हिंदू मुस्लिम एंगल से देखते हैं ये लोग। इस चीज को भी हिंदू मुस्लिम एंगल से देखने कर ही ये बात कही जा रही है। आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से खौफ पैदा कर रहे हैं। मुसलमानों का जो TFR रेट 2015-16 में 2.6 था, वो गिरकर 2.3 हो चुका है। क्यों डर पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के पॉपुलेशन के बारे में? आप TFR रेट गिर रहा है और भारत के मुसलमानों का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा 2030 तक। झूठ पे झूठ बोलते हैं, गवर्नमेंट का डेटा है। सिर्फ मुसलमानों से नफरत फैलाना इनका काम बन चुका है, दिन रात यही काम करना। देश में आबादी कंट्रोल में होनी चाहिए। देश में आबादी बढ़ रही है तो परेशानी हो जाएगी। ये सबके लिए लागू होता है, लेकिन ओवैसी साहब को इसमें भी मुसलमानों के लिए डर दिख गया। कह रहे प्रजनन दर मुसलमानों की घटी है, बिल्कुल घटी है, लेकिन बाकियों की और घटी है, ये उन्होंने नहीं बताया। राष्ट्रीय औसत से अभी भी ज्यादा है और पहले भी हमेशा ज्यादा रही, ये उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि उनका काम ही है कि उतना ही बताओ जितने में उनका एजेंडा सेट हो जाए। देश में पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड है और असंतुलन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसको समझने के लिए कि ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, आप कुछ आंकड़े देखिए। केरल में 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी 1.9% की दर से बढ़ी।
जबकि हिंदू जनसंख्या 1.4% के करीब दर से घटती चली। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 2% के करीब बढ़ी, जबकि हिंदू आबादी इसी 10 साल में घटती चली गई 2% की दर से। यूपी की बात कीजिए तो यहां 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी करीब 1% के आसपास की दर से बढ़ी, जबकि हिंदू आबादी 1% के रेट से घट गई। भारत में पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड हो और इसको लेकर देश और दुनिया में कई तरह के डेटा जारी होते रहते हैं। अमेरिका की प्यू रिसर्च सेंटर ने 2021 के लिए एक आंकड़ा जारी किया, जिसके मुताबिक 2050 में माफ कीजिएगा, भारत में मुस्लिम आबादी 31 करोड़ 10 लाख हो जाएगी। 2021 के मुकाबले इसमें 76% की ग्रोथ होगी, 76% की। वहीं हिंदुओं की जनसंख्या 130 करोड़ पर होगी, जिसमें 33% की बढ़ोतरी होगी। 2050 में ईसाई आबादी 3 करोड़ 70 लाख हो जाएगी, इसमें 18% का इजाफा होगा और बाकियों के लिए इजाफा तो और कम है। तो सबसे ज्यादा जो आंकड़े कहते हैं, जो रिसर्च कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी मुसलमानों की। जनसंख्या असंतुलन को लेकर आगे भी आपको कई आंकड़े बताएंगे। तमाम विपक्षी दल जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सरकार पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन झारखंड में क्या हो रहा है? स्कूलों तक में तुष्टीकरण की बात जो है वो निकल कर आ रही है। उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। पहली तस्वीर झारखंड के जामताड़ा की है, जहां कई स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी करने का फरमान जारी कर दिया गया। संडे को नहीं, शुक्रवार को, फ्राइडे को। दलील क्या दी गई कि मुस्लिम बहुल इलाकों में उर्दू पढ़ने वाले छात्र ज्यादा हैं, तो उन्हें जुमे के नाम पर शुक्रवार को छुट्टी दे दी जाए। दूसरी तस्वीर झारखंड के गढ़वा की है, जहां पारंपरिक प्रार्थना का स्वरूप बदलने का आरोप है। मुस्लिम छात्रों को प्रार्थना के दौरान हाथ नहीं जोड़ने के लिए कहा गया। मतलब पढ़ाई के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों में जबरन शरिया थोपने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी तो शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी करने की पैरवी भी कर रहे हैं। अरे भाई, अगर हमारा बच्चा उर्दू पढ़ रहा है और फ्राइडे को अगर छुट्टी मांग रहा है, जहाँ 100% अल्पसंख्यक बच्चा हो, तो उसमें कौन सा प्रॉब्लम है इन लोगों को? भाई 15 स्कूल है मेरे विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ 105% अल्पसंख्यक बच्चा है, तो फ्राइडे को छुट्टी मिलता है यहाँ। और केवल आज से नहीं मिल रहा है, ये सदियों से चला आ रहा है। बिहार में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, हर जगह ही चला आ रहा है। लेकिन बेवजह ऐसे मामले को तूल देना ये अच्छी बात नहीं है। संडे ब्रिटिश की देन है, संडे को क्यों रहेगा फिर बंद स्कूल? संडे को भी खुले। मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ, भाजपा वाले को कहना चाहता हूँ, आरएसएस वाले को कहना चाहता हूँ, आप ऐसा कीजिए ना, रविवार को भी आप ओपन कर दीजिए और फ्राइडे को भी ओपन कर दीजिए, आप मंगलवार को बंद। तर्क सुन लीजिए। कह रहे मेरे यहाँ के स्कूल में 105% मुस्लिम बच्चे हैं। 105% कैसे हो जाते हैं भाई? 100% तो फिर भी समझ जाओ, 105%। दूसरा, ऐसे कौन से स्कूल चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं जहां 100% मुस्लिम ही बच्चा? हिंदू कहां पढ़ने जा रहा है, सिख कहां पढ़ने जा रहा है, ईसाई कहां पढ़ने जा रहा है? और कह रहे हैं ब्रिटिश की देन है संडे। चलिए ब्रिटिश की देन है, लेकिन चल तो देश में यही रहा है ना। अब जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ेगी वहां फ्राइडे को छुट्टी होगी, जहां कम होगी वहां संडे को छुट्टी होगी। संडे को इसलिए होती है क्योंकि भाई बाकी सबके ऑफिस संडे को बंद होते हैं, तो बच्चा मां बाप के साथ समय जो है वो संडे को बिताएगा। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि उसको लेकर प्रश्न पूछना पड़ जाता है। अब बताइए, मासूम बच्चों को पढ़ाने की बजाय जबरन तुष्टीकरण के आग में झोंका जा रहा है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद अब झारखंड सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन राष्ट्रवाद में आज कुछ सवाल है कि स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी, ये तुष्टीकरण की घुट्टी पिला रहे हैं क्या? जनसंख्या की बहस ऊपर वाले की मर्जी तक क्यों चली आई कि भाई ये अल्लाह की मर्जी है? योगी के बयान से धर्म के ठेकेदारों में क्यों खलबली मच गई है? जनसंख्या नियंत्रण को भी सांप्रदायिक रंग क्यों दिया जा रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अश्वनी उपाध्याय वकील जुड़ रहे हैं, जो जनसंख्या को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सालों से काम कर रहे हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, असगर खान वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अश्वनी उपाध्याय जी, पहले इनिशियल रिमार्क में आप ये बताइए कि क्या ये जो जनसंख्या है ये ऊपर वाले की मर्जी से बढ़ रही है कि किसकी बढ़ानी है, किसकी घटानी है? और जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण हो, लेकिन उसमें भी देखा जाए कि क्या स्थिति होनी चाहिए?
अश्विनी जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा था, चूंकि आप इतने लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर काम कर रहे हैं, क्या पहला सवाल, मूल सवाल ले लेता हूं इनिशियल कमेंट में, कि क्या जनसंख्या ऊपर वाले की मर्जी से बढ़ती है या बढ़ रही है? और जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, क्या वो चिंता ठीक है? जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, बिल्कुल उन्होंने जो चिंता जाहिर किया है वो बहुत वाजिब चिंता है। और वो चिंता केवल भारत की चिंता नहीं है सुशांत जी, वो चिंता तो हर जगह की है, पूरी दुनिया की चिंता है। अमेरिका की भी वही चिंता है, फ्रांस की भी वही चिंता है, रसिया की भी वही चिंता है, जापान की भी वही चिंता है, सिंगापुर की वही चिंता है। जो चिंता मुख्यमंत्री जी ने जाहिर किया वो डोनाल्ड ट्रंप भी जो है जाहिर कर चुके हैं, बहुत सारे और देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जाहिर कर चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आते हैं मूल विषय पे। एक तरफ कहते हैं कि जी हमारा टीएफआर कम हो गया, जब टीएफआर कम हो गया तो फिर जनसंख्या नियंत्रण का सीधे स्वागत करिए, फिर तो कहिए जी आप ले आइए, हम दो हमारे दो सबका सबके दो, आप फार्मूला लागू करिए, बहुत अच्छी बात है। भाई ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा उससे दिक्कत किसको होगी? मान लीजिए ट्रैफिक का कानून है उसके ऊपर लागू होता है जो रेड लाइट तोड़ता है, मर्डर का कानून उसके ऊपर लागू होता है जो मर्डर करता है, रेप का कानून उसके ऊपर लागू होता है जो रेप करता है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून उसके ऊपर लागू होगा जो जनसंख्या विस्फोट करेगा। तो इसमें इतनी ज्यादा आपाधापी, इतना ज्यादा मतलब शोर शराबा, इतना हाय तौबा अल्लाह की देन है। अरे अल्लाह, अगर जनसंख्या विस्फोट के लिए अल्लाह जिम्मेदार है, आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो अल्लाह की देन है, तो फिर सच्चर कमेटी का रोना क्यों रोते हैं? फिर ये कहिए गरीबी के लिए वही जिम्मेदार है, कुपोषण के लिए वही जिम्मेदार, प्रदूषण के लिए वही जिम्मेदार, अशिक्षा के लिए वही जिम्मेदार, आतंकवाद के लिए वही जिम्मेदार, मजहबी उन्माद के लिए वही जिम्मेदार। जब सब कुछ, भाई अगर भोजन के लिए वही दे रहे हैं और पैदा भी वही कर रहे हैं, फिर तो मनुष्य जो कुछ कर रहा है हर चीज के लिए वही जिम्मेदार है। अगर कोई गला काट रहा है फिर तो अल्लाह जिम्मेदार है, फिर नीचे वो जो कन्हैया का मर्डर हुआ फिर तो उसके लिए अल्लाह जिम्मेदार हो जाएंगे, जो आदमी जो जिहादी था वो तो जिम्मेदार ही नहीं होगा। मुझे लगता है इस तरीके के गलत तर्क देना, इस तरीके से चीजों को भ्रमित करना, ठीक है, मतलब आप अपने कुतर्क के लिए ऊपर वाले को क्यों फंसाते हैं? ऊपर वाले ने आपको सोचने समझने की शक्ति दी आपको। भाई अगर आप अल्लाह, राम, किसी गुरु नानक, किसी का भी जिक्र कर लीजिए, उसने आपको सोचने समझने की शक्ति दी। अगर 1951 से लेकर 2011 तक जनगणना हो रही है और हिंदू आबादी घट रही है तो ये श्री राम की मर्जी से हो रही है, ऊपर वाले की मर्जी से हो रही है, और मुसलमानों की बढ़ रही है तो अल्लाह की मर्जी से बढ़ रही है, ये तो नहीं कहा जा सकता ना। आप ऊपर वाले को क्यों फंसाते हैं बेवजह? और अश्विनी उपाध्याय यही कहना चाह रहे हैं कि ऊपर वाले का नाम बदनाम मत कीजिए, आप जो कर रहे हैं उसमें अपने ऊपर लीजिए और उसको समझिए। असगर खान साहब, आपके हिसाब से ये आबादी की समस्या जो है वो ऊपर वाले की वजह से हो रही है, चाहे किसी भी धर्म की बात कर लीजिए, उसकी मर्जी से हो रही है, ये मानकर चलें? और दूसरा, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, क्या उसमें हिंदू मुसलमान का एंगल दिखता है आपको? देखिए, ऊपर वाले की मर्जी से तो सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है, चाहे जनसंख्या हो, अच्छी बातों के लिए और दुनियावी बातों के लिए। सब जो गलत काम होते हैं उसके लिए इंसान खुद जिम्मेदार होता है। जो इंसानी काम है उसके लिए हर काम में अल्लाह की मर्जी शामिल होती है। शैतानी काम कभी इंसान के ज़हन पे शैतान गालिब होता है तो वो करता है। यहाँ पे जनसंख्या की बात नहीं है, हमें अगर मुल्क की तरक्की की बात करनी है तो तालीम की बात करें, रोजगार को बढ़ाने की बात करें, तालीम को बढ़ाने की बात करें, रोटी रोजी कैसे अच्छी तरह, हम जैसे अभी यूपी में भी उन्होंने आटा और दाल और चावल बंटवाए, वो खुद कमा कर खाएं, उनके लिए रोजगार पैदा करो। उससे अच्छा ये है आप दें, उससे बेहतर ये है उनके लिए रोजगार पैदा करो। अगर आपने अच्छे रोजगार पैदा कर दिए होते तो आपको गाँव में फ्री दाल चावल बांटने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पर असगर भाई 200 करोड़ हो जाइएगा, असगर भाई 200 करोड़ हो जाएं, कल को हम 300 करोड़ हो जाएं, और हम दुनिया के करीब 2.5% भूमि पर रहते हैं और दुनिया की 17.5% आबादी अभी हमारे यहाँ है, तो हम पानी कहां से लाएंगे, हवा कहां से लाएंगे? और आप ये कौन कह सकता है कि आप लोग बच्चे पैदा करते जाएं और सरकार नौकरी देती जाए? ये कैसे चलेगा? अगर आप 2 करोड़ से 4 करोड़ हो जाएं तो और अगर एक मान लीजिए 1 लाख रोजगार हैं तो 2 करोड़ से 4 करोड़ हो जाए तो 1 लाख से 20 करोड़ हो जाना चाहिए हमारे रोजगार और सहूलियात और
अगर हम मुल्क की तरक्की की बात करें, ये आप इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, आप इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि बच्चे लोग पैदा करते रहें और सरकार रोजगार पैदा करती रहे। कहां से करती रहेगी सर? सरकार क्यों करे? सब सरकार भी करे, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अभी तक तो कोई ऐसी परेशानी पेश नहीं आई थी। ठीक है, ये इसलिए है तो जब आएगी तभी चर्चा करें सर। बताया हम 140 करोड़ पे खड़े हैं, अभी नहीं चर्चा करें तो कब करें? सुशांत भाई, आपने जैसे बताया कि एक वर्ग की संख्या कम होती जा रही है, दूसरे वर्ग की बढ़ती जा रही है, इसलिए आप कंट्रोल की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, इसलिए कह रहा हूं, सुनिए मैं आपको बताता हूं। 1951 से 2011 तक आंकड़े कह रहे हैं सर, मैं नहीं कह रहा हूं, कि लगातार हिंदुओं की आबादी घटी है और मुसलमानों की बढ़ी है। ये दोनों, हिंदू मुसलमान का जिक्र इसलिए कर रहा हूं सर कि मेजॉरिटी में इस देश में हिंदू और मुसलमान ही रहते हैं, बाकियों का इसलिए नहीं लेकर आया कि उनकी संख्या कम है। दूसरी बात कि प्रजनन दर मुसलमानों की भी घटी है सर, लेकिन 1951 से लेकर आज तक प्रजनन दर हमेशा मुसलमानों की नेशनल एवरेज से हमेशा ऊपर रही है और आज भी ऊपर है सर। तो अगर कहीं ऊपर है और बाकी नीचे आ गए हैं तो जो ऊपर है उसी को बोलेंगे ना सर कि घटाओ इसको। अरे साहब, अगर आप भी बता रहे हैं कि अगर उनकी घटी है और घट रही है लगातार उनकी भी, तो उसको घटने दीजिए। आप उसमें इन चीजों में इंटरफेयर कर रहे हैं। मैं यही आपसे बार बार, अरे पर इंटरफेयर तो सबके लिए कर रहे हैं सर, इंटरफेयर तो सबके लिए हो रहा है, मुसलमान इसमें खतरे में। ठीक है, रिजवान अहमद आपका पॉइंट ले लिया, अब एक इनिशियल कमेंट और होगा, ले लेता हूं, फिर इस पर डिबेट ओपन करूंगा सर। ठीक, ओके सर, मैं समझ गया। रिजवान अहमद, आपके हिसाब से क्या ये जनसंख्या ऊपर वाले की देन है, जिसकी बढ़ रही है बढ़ने दो, जिसकी घट रही है घटने दो, और सरकार को इसमें नहीं घुसना चाहिए? और अगर जितने पैदा करो उतने रोजगार भी पैदा कर दो, उतना पानी भी ले आओ, उतनी हवा भी ले आओ, उतनी सड़क भी बना दो, उतने घर भी बना दो, लेकिन किसी को बच्चा पैदा करने से मत रोको। क्या ये इस देश में होना चाहिए? रिजवान अहमद। सुशांत भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। सवाल ये नहीं है सुशांत भाई कि सरकार को घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए, अश्वनी भाई उस तरफ ध्यान नहीं ले जाएंगे। सवाल यह है कि 8 साल हो गए मोदी जी को, वो घुसे क्यों नहीं घुसे? 8 साल में नीति भी आती, प्रैक्टिकल धरातल पर जाती भी, उसकी कमियां भी पता चलती, उसकी अच्छाइयां भी पता चलती, उसका रिजल्ट भी अब सामने आने लगता, और दोनों बार फुल मेजॉरिटी थी। सवाल उठता है ये नीति 8 साल तक सरकार ने सोची क्यों नहीं? क्या कोई गवर्नमेंट से यह सवाल पूछेगा? पहली बात। और 6 साल होने को आ रहे हैं योगी जी को। भाई योगी जी क्या कर रहे थे? यहां पर भी फुल मेजॉरिटी में थे। या तो आप ये कहिए कि 8 साल पहले देश में जनसंख्या की समस्या थी ही नहीं, अब आई है। अच्छा, अब इसमें मेरा एक प्रश्न है, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, एक प्रश्न मेरा, रिजवान भाई मेरा एक प्रश्न है। आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास अगर मेजॉरिटी थी तो उन्होंने ये काम किया क्यों नहीं। लेकिन एक पलटकर सवाल यह आता है कि जिस सीए से किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं जा रही थी, जिस एनआरसी से किसी को भी जो इस देश का नागरिक हो उसको उठा के डिटेंशन कैंप में नहीं डाला जा रहा था, फिर भी सड़क पर जो हुआ वो हम सबने देख लिया। उसके बावजूद जो नहीं हो रहा था उसमें, यहां तो अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आए तो हिंदू की भी रुकेगी जनसंख्या, मुसलमान की भी रुकेगी। तो आपको लगता है कि सड़क पर वो सब नहीं होता? पहली प्रायोरिटी जनसंख्या रोकनी होनी थी या जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी उसको सुधारनी होनी चाहिए थी? नहीं, तो अगर फिर सरकार ये कहती है कि हम जनता के रिएक्शन के हिसाब से नीतियां बनाएंगे, फिर तो सारा आर्गुमेंट ही बदल गया। फिर तो 370 भी नहीं हटाना चाहिए था ना। वहां इतनी मेहनत क्यों करी, वो भी ना हटाते। वहां इतनी फौज क्यों लगाई? देखिए जबरदस्ती हम गवर्नमेंट को हम बचा नहीं सकते। गवर्नमेंट जिम्मेदार है तो गवर्नमेंट से पूछा जाएगा कि 8 साल से नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे। यह सवाल वैलिड है, पहली बात। दूसरी बात, जनसंख्या भारत की समस्या नहीं है, जनसंख्या देश की क्षेत्रीय समस्या है। देश की 50% आबादी 5 राज्यों में रहती है, 5, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, 5। और देश की 76% आबादी 76% मात्र 10 राज्यों में रहती है, 10। तो पूरे व्यापक भारत के लिए नीति ना बनाकर अगर हमारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें देश के उन राज्यों के लिए नीति बनाएं जिसकी वजह से देश में यह विस्फोट हो रहा है,
तो इसको इंप्लीमेंट करना भी आसान होगा और इसका रिजल्ट भी जल्दी सामने आएगा। और तीसरी बात खत्म करूंगा, योगी जी ने नीति बनाई कि अगर तुम्हारा एक बच्चा होगा, अभी यूपी में जो आई थी नीति, अश्वनी भाई को पता होगी, तो तुमको ये फैसिलिटी मिलेंगी, इंक्रीमेंट मिलेगा, लोन मिलेगा, एजुकेशन लोन मिलेगा। तो साहब जब ये नीति बनी सुशांत भाई, तो मैं बहुत हंसा। मैंने कहा 50 साल बाद तो योगी जी इसमें दांव खा जाएंगे। कैसे? बहुत सा पढ़ा लिखा हिंदू अब एज अ हैबिट 2 बच्चे कर रहा है, तीसरे पे वो जाता ही नहीं। मुसलमान भी कर रहा है लेकिन कम कर रहा है। वो हिंदू कहेगा कि यार इंसेंटिव लेने के लिए, प्रमोशन के लिए, बच्चों को प्रायोरिटी मिलने के लिए, चलो यार हम तो 2 से 1 पर आ जाते हैं, वो तो 2 से 1 पर आ जाएगा। लेकिन मुसलमान कहेगा यार हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें ना प्रायोरिटी चाहिए, ना प्रमोशन चाहिए, ना इंक्रीमेंट चाहिए, हम तो 3 या 4 करेंगे। तो योगी जी क्या करेंगे 50 साल बाद, जब ये रेशियो और बिगड़ जाएगा? तो नीति जो नहीं, ये कैसे गारंटी है कि मुसलमान ऐसा ही कह देगा कि हम तो 4 ही करेंगे की तरह या इसकी तरह? इसकी क्या गारंटी है कि मुसलमान ऐसा ही कह देगा कि हम तो 4 ही करेंगे? वो इसकी इस मारे गारंटी है क्योंकि पूरा डिबेट, पूरी बात इस बात पर हो रही है कि मुसलमान ये कहता है कि बच्चे अल्लाह की नेमत हैं। अगर मुसलमान ये कहना बंद कर दे तो ना डिबेट होगा और ना इस पर चर्चा होगी। मैं तो आपके डिबेट में जो लोगों ने बोला, जो कमेंट सुने, उसके आधार पर अपना रिएक्शन दे रहा हूं। पॉइंट आपका सही है, चलिए ठीक है। जो तुम 2 करते, जो ये माने बैठा है कि भाई ये ऊपर वाले की देन है, फिर वो नीचे वाले के इंसेंटिव पे क्यों जाएगा? उनका तर्क ये है, नीचे वाले का इंसेंटिव फिर गए हवा में। जब ऊपर वाले ने आदेश दिया बच्चे पैदा करो तो फिर वो करेगा। ये आपका लॉजिक है, इस पे बाकी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। अतीकुर रहमान साहब, या देश में ये ऊपर वाले को ऐसा लग रहा है कि इंडिया की आबादी बढ़ाओ इसलिए बढ़ रही है, या हमारी ये समस्या हमको समझना होगा, और क्या इसमें हिंदू मुसलमान सरकार कर रही है? जी सुशांत जी, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऊपर वाला और बच्चे अल्लाह की नेमत हैं, अल्लाह की नेमत बेशक हैं बच्चे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं निकाला जा सकता है कि आप पैदा करे जाओ, उनको भूखमरी के लिए छोड़ दो, अपने ऊपर बोझ बना के रखो, उनको एजुकेशन ना दे पाओ, जो माएँ हैं उनको आप एनीमिक कर दो, उनको इस पोजीशन पे पहुंचा दो कि वो मरने की हालत में हो जाएं। और इसी से जुड़ी हुई मैं आपको 2-4 बातें बताऊंगा सुशांत जी, सिर्फ 1 मिनट लूंगा। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह की देन है बच्चे और पैदा करना चाहिए और इसके ऊपर कोई पॉपुलेशन कंट्रोल जैसी कोई चीज नहीं रहना चाहिए, ये एक ऑर्थोडॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि 1970s में और 80s तक में मुसलमानों ने ना चाहते हुए माना होगा, उसके बाद में इसको मानना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे जो इंटेलिजेंसिया थी मुसलमानों की, उन लोगों ने मुसलमानों को घर घर जाके ये बताया फैमिली प्लानिंग के तहत कि फर्स्ट कैलिफ, सेकंड कैलिफ सॉरी, हजरत उमर ने कहा था कि बेशक फैमिली को बगैर किसी रोक टोक के बढ़ने देने से बचने के लिए फैमिली प्लानिंग जरूरी है। 4 उसकी वो बताई थी, कैटेगरीज बताई थी कि इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर अ वुमेन टू डिलीवर, जिसको अरबी में कहा जाता है उर्से विलादत, उसके बाद में इफ देयर इज अ डेथ ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी, खतरत अयाल, किल्लत माल, पॉवर्टी, अगर ये अंदेशे हैं फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है। ये मुस्लिम इंटेलिजेंसिया ने 1970s लेके 80s तक के फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत भारत सरकार की लोगों को बताया। उसका असर अब आप देख रहे हैं कि ये हो गया है कि देयर इज एब्सोल्यूट फर्टिलिटी रेस्ट्रिक्शन इन द मुस्लिम सोसाइटीज। इसके साथ साथ में हजरत उमर के साथ में हजरत अली का बड़ा अच्छा कॉल है, बाय गॉड। और सुशांत जी, ये आपके दर्शकों के लिए खास तौर से उन मुस्लिम सोसाइटीज के लिए जो कि ऑर्थोडॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू के बहावे में बह जाती हैं, बाय गॉड हजरत अली कह रहे हैं
An abortion does not amount to marwada, burying an infant alive, so long as it does not reach the 7th stage. Abortion भी permissible है 7th stage से पहले ये 4-5 पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं ये ऑर्थोडॉक्सी को समाप्त करने के लिए आवश्यक है, मैं समझ रहा हूं। तो आप कह रहे हैं असगर खान ऑर्थोडॉक्स हैं जो कह रहे हैं बच्चे पैदा होने दीजिए और सरकार नौकरी और बाकी चीजों का इंतजाम करती रहे, या देश नौकरी और बाकी चीजों का इंतजाम करती रहे? मैं समझ रहा हूं असगर साहब ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। उन्होंने एजुकेशन अपलिफ्टमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट की तरफ इशारा किया था। पर सर एजुकेशन कैसे देंगे सर इतने बच्चे खड़े हो जाएंगे, कहां बैठाएंगे पढ़ाने के लिए, कहां देंगे एजुकेशन? हिंदू मुसलमान की बात नहीं है सर, सबका बच्चा बाहर रह जाएगा। आपका जो डेटा है सुशांत जी वो एक्सपर्ट और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आप यूपी चीफ मिनिस्टर या संघ एलिमेंट्स के बहाव में ये सब बातें कह रहे हैं जो कि रेलेवेंट नहीं है। साइंटिफिक डेटा कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है सर साइंटिफिक डेटा? एक मिनट आ रहा हूं अश्विनी, साइंटिफिक डेटा क्या कह रहा है? साइंटिफिक डेटा कह रहा है कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आबादी कम हो रही है, टोटल फर्टिलिटी रेट्स डाउन हो रहे हैं, जिसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यूएन की रिपोर्ट जो है उसको अच्छी तरह से बहस करके सुलझाया जा सकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि एडवर्स फैमिली प्लानिंग आप ऑब्जेक्टिव बनाकर चलें। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय, अतीकुर रहमान का कहना है कि दुनिया भर में आबादी घट रही है, भारत में भी घट रही है और फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। सुशांत जी, जितनी बड़ी चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते रहे। अब मैं आपको डेटा के हिसाब से ये बताता हूं कि भारत की हमारी चादर कितनी बड़ी है। हमारा क्षेत्रफल दुनिया का 2.4 के आसपास है, 2% दुनिया का। तो फिर कायदे से हमारी पॉपुलेशन भी दुनिया की 2% होनी चाहिए। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 750 करोड़ है। 750 करोड़ के हिसाब से फिर हमारी पॉपुलेशन 15 करोड़ होनी चाहिए। हमारे पास दुनिया का मात्र 4% पानी है। 4% पानी के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन भी दुनिया की 4% होनी चाहिए, यानी 30 करोड़ होनी चाहिए। अगर हम चाइना से तुलना कर ले, चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। चाइना की पॉपुलेशन 144 करोड़ है, तो उसके हिसाब से हमारी पॉपुलेशन 48 करोड़ होनी चाहिए। अगर अमेरिका से तुलना कर ले, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है और पॉपुलेशन 33 करोड़ है, तो उसके हिसाब से हमारा 1/3 होना चाहिए, यानी 11 करोड़ होना चाहिए। अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने संसाधनों को देखें, हमारे पास जो पानी है, हमारे पास जो जमीन है, हमारे पास जो जंगल है, हमें मैक्सिमम 50 करोड़ लोगों के लिए है, बस मैक्सिमम 50 करोड़। मैं आपको पूरे फैक्ट्स के हिसाब से कह रहा हूं। और हम कितने हो गए? 150 करोड़। मैं 150 करोड़ क्यों कह रहा हूं? 130 करोड़ आधार बन चुका है। आधार जिंदा लोगों का बनता है, मरे हुए लोगों का आधार बनता नहीं है। 130 करोड़ आधार वाले और 20% बिना आधार वाले सीधे सीधे हो गए 150 करोड़। और जो पॉपुलेशन की स्पीड है, इस समय चाइना में पर डे 44,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, भारत में 86,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस समय अमेरिका में पर डे 11,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, भारत में 86,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। रूस, जिसका क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, उसकी पॉपुलेशन 15 करोड़ है और पर डे 4,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमारे यहाँ 86,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 150 करोड़ ठीक है। एक मिनट, अब जरा इस बार रिजवान भाई आपके पास आऊं और असगर भाई आपके पास आऊं। एक मिनट सर, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। इस पर जरा अतीकुर रहमान रिस्पॉन्ड कीजिए। उन्होंने कुछ आंकड़े दिए और आप जो कह रहे हैं उसको अगर ऐसे समझे, आपको फ्रेम मिल रहा हो, अश्विनी उपाध्याय के पीछे भी एक बुक शेल्फ है, रिजवान अहमद के पीछे भी एक बुक शेल्फ है, आपके पीछे भी मुझे फ्रेम में एक बुक शेल्फ दिख रही है। सबकी बुक शेल्फ खचाखच भर चुकी है। पहले आप लोग 10-10 किताब खरीद के लाते थे, आराम से इसमें भर देते थे। अब आप कहें कि मैं तो 10 नहीं खरीदता, मैं तो 4 ही खरीदता हूं। लेकिन समस्या आपकी कम किताब खरीदने से सॉल्व नहीं हो रही। आपके पीछे बुक शेल्फ भर गई है। अब आप 4 खरीदिए या 1 खरीद के लाइए, रखने की जगह नहीं है। तो समस्या यह है सर, फर्टिलिटी रेट घट रही है, लेकिन हम पहले इतना पैदा कर चुके हैं कि अब जगह नहीं बची है। इस पर चर्चा नहीं करें। आप कह रहे हैं कि भाई कोई समस्या नहीं है, ये तो आंकड़े घट रहे हैं।
सुशांत भाई आ रहा हूं असगर भाई, 1 मिनट। अतिकुर रहमान पहले रिस्पॉन्ड करें। उन्होंने कहा हमारे पास मैक्सिमम 50 करोड़ लोगों के लिए है। नहीं 1 मिनट। अतिकुर रहमान साहब, अतिकुर रहमान साहब रिस्पॉन्ड कीजिए पहले आंकड़ों पर। जी सुशांत जी, इससे पहले मैं 2-4 डिबेट पे था तो उस पर कुछ एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए थे। मैं उम्मीद कर रहा था, मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूं, बाकी प्रेरोगेटिव आपका है कि कुछ एक्सपर्ट्स भी अगर पैनल पे शामिल होते तो अच्छा रहता, क्योंकि मैं इसका बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं। कुछ मेरे पास भी कुछ फिगर्स हैं, अगर अश्विनी जी इससे सहमत हो तो। टोटल फर्टिलिटी रेट जैसे कि मैंने कहा कि घट रहा है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पहलू ये है, और ये योगी जी ने जो कल बात की है इसकी इसमें है कि रिलीजन ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल। यहां पर अगर सिर्फ एक समुदाय को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो मेघालय के अंदर एक कम्युनिटी है, केरल में एक कम्युनिटी है जहां पर क्रिश्चियन चर्च ने उनसे जब कहा सुशांत जी कि भाई हमको 2 से 3 बच्चे पैदा करना पड़ेंगे, उस कम्युनिटी ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द चर्च। और यही बात सामने आई जो कि मैं आपसे यहां पर जब 1980s में 85-90 में भारत के अंदर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने फैमिली प्लानिंग के तहत मुसलमानों को यह समझाने की कोशिश की कि आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं और ये रिलीजन आपको इजाजत दे रहा है, दैट वाज अ वेलकम स्टेप। अतिकुर रहमान साहब, वजह से रहमान भाई, ऑलमोस्ट जो अतिकुर रहमान साहब, चर्च ने कहा 2 नहीं 3 बच्चे पैदा करो। अतिकुर रहमान साहब, 1 मिनट। अश्विनी भाई आ रहा हूं। अतिकुर रहमान साहब 1 मिनट। देखिए बड़ी सीरियस डिबेट है, हम डिबेट में नहीं जा रहे, हम कोशिश करेंगे सब अपनी अपनी बात करें। अतिकुर रहमान साहब, आपने कहा चर्च ने कहा 2 नहीं 3 बच्चे पैदा करो, ये चर्च ने बोला उनको। मतलब 1 मिनट अश्विनी जी, 1 मिनट रुकिए। अश्विनी भाई 1 मिनट रुकिए ना प्लीज। अश्विनी जी, इसको मैं डिबेट नहीं बनाना चाह रहा, क्लैरिटी आनी चाहिए लोगों को। 1 मिनट रुक जाइए। अतिकुर रहमान साहब, आवाज कम। अतिकुर रहमान साहब, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं चर्च ने कहा कि 2 नहीं 3 बच्चे पैदा करो, पब्लिक ने रिवोल्ट कर दिया, ठीक है? ये हुआ केरल के अंदर। उस पब्लिक ने ये क्यों नहीं कहा जो अतिकुर रहमान आज बैठकर कह रहे हैं कि भाई फर्टिलिटी रेट तो कम हो रही है, हम ठीक है हम ज्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं। उस चर्च के बाहर खड़े हुए लोगों ने उस पादरी से क्यों नहीं कहा, या जिसने भी कहा उस चर्च के लोगों ने उससे ये क्यों नहीं कहा कि ये तो जीसस क्राइस्ट की देन है, ऊपर वाले की देन है, हम तो बच्चे पैदा करेंगे, और 3 क्यों हम 4 कर लेते हैं, ये उन्होंने क्यों नहीं कहा? जी सुशांत जी, मैंने इसलिए ये 2 एग्जाम्पल आपको दिए, मेघालय के और केरल के। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज की सोसाइटीज ऑर्थोडॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो मस्जिद से निकला हुआ हो या चर्च से निकला हुआ हो, नहीं मानता है। ठीक, अब 1 मिनट। हमारी फैमिली अब 1 मिनट रुक जाइए, सारे 1 मिनट रुक जाइए। आपको ढालने रिजवान अहमद, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आज की तारीख में मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी सब बराबरी से पॉपुलेशन कंट्रोल चाहते हैं और कोई भी ऑर्थोडॉक्स सोच से नहीं चल रहा? शफीकुर रहमान जैसे लोग जो हैं वो कोई एकादा इक्का दुक्का हो सकते हैं जो अल्लाह की देन मानते हो, लेकिन अब कोई ऐसा नहीं मानता। रिजवान अहमद, क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, थोड़ा सा फर्क है। जैसा अभी एक साहब ने बोला था, बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पर, सेम जैसे सिख भाई हुए या क्रिश्चियन भाई हुए, बुद्धिस्ट भाई हुए, जैन भाई हुए, उनको हम डायरेक्टली मुस्लिम की एवरेज करके जो उनकी बच्चा होने की चाहत है उससे इक्वेट नहीं कर सकते। वही फर्क है जो आंकड़ों में नजर आता है, जो 1991 में भी हमारा मुस्लिम की आबादी का फर्टिलिटी रेट ज्यादा था और आज भले हम में कटौती हुई है पर हमारा ज्यादा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुस्लिम का फर्टिलिटी रेट हिंदू से, क्रिश्चियन से, ज्यू से, पारसी से, जैन से, बुद्धिस्ट से, सिख से इंडिया में सबसे ज्यादा था, है और आने वाले समय में शायद रहेगा। लेकिन सुशांत भाई, एक और मूल सवाल है जो मैंने 5 राज्य बताए, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। सवाल उठता है यहां पर गरीबी है इस मारे यहां की आबादी ज्यादा है, या आबादी ज्यादा है इस मारे यहां गरीबी है? पॉइंट इज कि इन 5 राज्यों में गरीबी भी है, पॉवर्टी भी है। तो ऐसा तो नहीं कि इस आर्गुमेंट को हम लोग अगर रिलीजन में बांट रहे हैं, बंटना चाहिए, लेकिन वो 100% रिलीजन की तरफ नहीं जाना चाहिए।
पॉवर्टी और एजुकेशन की तरफ भी रहना चाहिए। और इसके लिए पीछे मेरे पास एक तर्क है। सुशांत भाई, 140 करोड़ लोग हैं, मान लिया। अभी जैसा अश्वनी भाई एक आंकड़ा बता रहे थे, मैं सुन रहा था, 25 करोड़ मुसलमान पकड़ लीजिए, 20 है, मैं कहता हूं 5 और जोड़ दो, मुझे भी जोड़ दो, हम पूरे 25 करोड़ को उठा के समंदर में फेंक दो, तो देश की आबादी कितनी बची? 115 करोड़। सवाल उठता है, ये 115 करोड़ क्या ठीक है? नहीं है, क्योंकि अभी अश्वनी भाई कह रहे थे कि भारत की आबादी 20, 25, 30 करोड़ होनी चाहिए। अब सवाल उठता है, ये 70 करोड़ जो गैर मुस्लिम हैं, ये कौन है? ये कहां से आ रहे हैं? इन पे कैसे कंट्रोल होगा? और क्या पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन इतनी हिम्मत करेगा कि गांवों में जाकर एक सख्त पॉपुलेशन कंट्रोल कराए? तीसरी बात, मेडिकल फैसिलिटी, आप पॉपुलेशन कंट्रोल पर कानून ले आइए, अबॉर्शन किसके होंगे? औरतों के होंगे। गांवों में मेडिकल फैसिलिटी ये नहीं है, सेप्टिक से कौन मरेगा? औरत मरेगी। सो द होल आइडिया इज कि ये चीज 8 साल पहले शुरू होनी थी, आज भी अगर शुरू हो जाए तो इसका इफेक्ट 10 साल बाद नजर आएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल चाइना की तरह या सिंगापुर की तरह भारत में नहीं आ सकता, तराई मच जाएगी और सबसे ज्यादा इसका खामियाजा चाइना जैसा तो बिल्कुल नहीं आ सकता, और ये लोगों को खुद करना होगा। रिजवान भाई, मैं असगर भाई बस आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड बस, क्योंकि रिजवान भाई ने जो कहा उसको लेकर मेरे अंदर एक बात आ गई कि देखिए, लोगों को एक चीज तो समझनी होगी कि इस देश की आबादी एक समस्या है, और एक समस्या नहीं, इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा। आपको यह समझना होगा, जैसे अगर एक क्लास के अंदर सारे बच्चों का मिलाकर एक एवरेज निकलता है कि भाई इस स्कूल से कितने लोग पास आउट हुए और कितनों ने टॉप किया, और स्कूल का एवरेज जाता है भाई पूरे राज्य में कौन सा स्कूल टॉप किया, उसमें अगर मान लीजिए आपको दिख रहा है कि फलानी क्लास के सेक्शन इतने के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका रिजल्ट आ रहा है, और जिसके नहीं पढ़ रहे हैं उसके बारे में चिंता है कि भाई इसको अगर कह दे पढ़ने के लिए और इधर वाले थोड़ा और पढ़ लें तो स्कूल का एवरेज बेहतर हो जाएगा, तो इसका मतलब उसमें भेदभाव करना नहीं है। हिंदुओं की चूंकि जनसंख्या लगातार जो है रिजवान भाई 1951 से 2011 के सेंसस में घटती दिख रही है, 1%, 1.5%, 2% हर सेंसस में घट रही है, और मुसलमानों की हर सेंसस में 1%, 2%, 1%, 1.5% बढ़ रही है। तो हिंदू भी घटा, ये तो कह ही रहे हैं, लेकिन जिसकी बढ़ी हुई है और जिसकी फर्टिलिटी रेट आज की डेट में नेशनल एवरेज से ऊपर है, उससे तो बात करनी होगी ना सर, कि चलो मिलके करते हैं। अब उसमें कोई कह दे कि ये ऊपर वाले की देन है, तो फिर कैसे होगा मिलकर? नहीं सुशांत भाई, देखिए, मैंने अपनी बात में 2 बार बोला कि ऐसा नहीं है कि मुसलमान की ज्यादा नहीं है, मैंने 2 बार बोला, लेकिन इस पूरी आबादी के विस्फोट को अगर हम 100% हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखेंगे तो नीति नाकामयाब हो जाएगी। कोई नहीं देख रहा सर, बस मेरा इतना कहना। ठीक है, 100% कोई नहीं देख रहा। असगर खान साहब, अब आप बोलिए। जी जी जी। देखिए, मेरा कहना तो यही है कि इसमें एक तो सबसे बड़ी बात रिजवान भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम इस एंगल को हर जगह डिस्कस करते हैं कि हिंदू मुस्लिम, इस एंगल से करना नहीं चाहिए। अगर वो कोई और भी कर रहा है, अगर कोई और भी इसमें कमेंट्स कर रहा है, चाहे वो मुस्लिम है या हिंदू है, तो जो गलत है वो गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें मेरा अपना मानना ये है कि अभी जैसे आपने कहा कि हिंदुओं की ज्यादा घट रही है, मुसलमानों की कम घट रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप दोनों का डेटा देखें तो घट मुसलमानों की भी रही है, मुसलमानों की भी घटी है और हिंदुओं की भी घटी है। आपने उसको कहा कि प्रतिशत के हिसाब से उनकी कमती बढ़ती है। अभी आपने चीन का नाम लिया, चीन की तो जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां कोई बदहाली नहीं है, कोई पॉवर्टी नहीं है वहां पर। सर चीन ने जो किया सर, चीन ने 70 के दशक में वन चाइल्ड पॉलिसी लाई, और लोगों को पता नहीं होगा चीन ने जिस तरीके से किया, हम तो सोच भी नहीं सकते। नहीं सोच तो नहीं सकते, वो लेकिन एक से ज्यादा बच्चों वालों के बच्चे उठा के ले गए सर, जबरदस्ती अबॉर्शन करा दिया। तो चीन का एग्जाम्पल तो ना दे सर। आज भी उनकी जनसंख्या, अरे पर सर आज उन्होंने वो नहीं किया होता तो आज कहां होते सोचिए। हम आज भी ऊपर वाले की देन बच्चों को मान रहे हैं, उन्होंने कर दिया कंट्रोल।
और अब सर आपको यह भी बता दूं, अब उन्होंने आगे का सोच के कह दिया है कि अब 2 बच्चे पैदा करो, 1 मत करो, वरना जरूरत से ज्यादा कम हो जाएंगे। सुशांत भाई, अभी आपने कहा था हम सबके पीछे, मैं चूंकि ऑफिस में नहीं हूं इसलिए मेरे पीछे भी कुछ बुक्स नजर आती, सबके पीछे जो बुक्स नजर आ रही हैं वो बुक्स आप कह रहे 4-4 जगह नहीं लगी। आज उसका वक्त खत्म हो गया है, आज उसका वक्त खत्म हो गया है, आज इन बुक्स की जरूरत ही नहीं है। आज आप बटन दबाइए, जो इन बुक्स की जरूरत है, एक बटन दबा के सारी जरूरत पूरी हो जाती है। तो ये क्या हुआ, एक सहूलत आई सर। देखिए, नहीं असगर भाई, बुक की जरूरत खत्म हो गई, मोबाइल में आ गया। आप मोबाइल में ई बुक पढ़िएगा, मोबाइल में भी तो डेटा लिमिटेड है सर, स्टोरेज लिमिटेड है। ये 128 जीबी का खरीदिएगा और इसमें चाहिएगा 512 जीबी का डेटा भर दीजिए, नहीं आएगा ना, मोबाइल हैंग करने लगेगा। हर जगह स्टोरेज जितनी उतना ही रखना पड़ता है सर। आप उसका डेटा भी बढ़ सकता है सुशांत भाई, उसका डेटा जब कैसे बढ़ाइएगा? क्या करें, पाकिस्तान को कब्जे में ले लें और वहां अपने घर बना लें? क्या करें अश्वनी उपाध्याय, ये देश का स्टोरेज कैसे बढ़ेगा बताइए? तरक्की अश्वनी उपाध्याय, 1 मिनट सर, कैसे स्टोरेज बढ़ेगा देश का? कहां से पानी लाएं, कहां से हवा लाएं? मैं एक मिनट में सुन लीजिए असगर जी, सुनिए। हाँ, 1 मिनट। 10 बाई 10 के कमरे में आप कितना कर लोगे? 3 बच्चे, 2 बच्चे, 4 बच्चे, माता पिता सहित 6 आदमी रह लोगे, और कितना रहोगे? अभी जो प्रधानमंत्री जी का आवास योजना चल रही है वो कितना देती है? 1 कमरे का सेट दे रही है, और बच्चे हो रहे हैं 8-8, 10-10। अभी हमने देखा एक ऑटो में एक परिवार के 27 लोग, आज अभी हमने देखा एक बाइक पे एक परिवार के 7 आदमी। तो ये जो सिचुएशन है भाई, आप क्या कर लोगे? एक बाइक खरीदोगे, अब चलेंगे उस पर 7 आदमी, पेनाल्टी कटेगी। मैं फिर से बहुत सीरियसली कह रहा हूं, जल जंगल जमीन की समस्या हो, रोटी कपड़ा मकान की समस्या हो, गरीबी भूखमरी कुपोषण की समस्या हो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की समस्या हो, और बढ़ते अपराध की समस्या। अरे जब 10 बच्चे हो जाएंगे, सबको नौकरी नहीं मिलेगी, सब अपना रोजगार शुरू नहीं कर पाएंगे। एक चैन स्नैचिंग करेगा, एक मोबाइल छीनेगा, एक भाड़े पे हत्या करेगा, एक ड्रग स्मगलिंग करेगा, अच्छा, 1 मिनट, कुछ और करेगा। 1 मिनट अश्विनी भाई और असगर भाई, 1 सेकंड मेरा प्रश्न सुनिए। जनसंख्या विस्फोट, 1 मिनट अश्विनी भाई, 50% समस्याएं हो जाएंगी। 1 मिनट सर, 1 मिनट हम दो हमारे हो 1 मिनट सर, 1 मिनट। एक बात और, मेरा एक प्रश्न सुनिए अश्विनी भाई, सुनिए। अब आप रुक नहीं रहे हैं, जैसे जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो रही है वैसे आज आप कंट्रोल से बाहर है। रुकिए ना जरा, प्रश्न सुनिए अश्विनी भाई, सुन लीजिए। अरे भाई जरा सुन लीजिए। आबादी बढ़ रही है। अरे भाई असगर भाई, आप भी सुन लीजिए। हम दो हमारे दो करेंगे। चारों भाइयों ने एक विवाह किया, चारों भाइयों के 2 बच्चे, राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण के 2 बच्चे, भरत के 2 बच्चे, शत्रुघ्न के 2 बच्चे। तो ये तो हमारे इतिहास को आप जरा सीखिए, हमारी वाल्मीकि रामायण पढ़िए। 1 मिनट अश्विनी उपाध्याय जी, सबसे पहले 1 मिनट अश्विनी उपाध्याय जी, 1 मिनट अश्विनी उपाध्याय, आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? अश्विनी उपाध्याय, आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही? आप नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, जरा सुन लीजिए दूसरों को भी। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप परंपरा बता रहे हैं, ये मत बोलिए कि हिंदुओं ने बच्चे ज्यादा पैदा नहीं किए। मेरे खुद के घर में मेरे ताऊ जो हैं उनके 8-8 बच्चे भी रहे, सबके घर में रहे। तो ये मत बोलिए कि हिंदुओं के बच्चे ज्यादा नहीं रहे। सीरियस चर्चा कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है। हाँ, वहां समस्या है, वहां अल्लाह की देन बता रहे हैं, इसलिए उनकी चर्चा कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए। नहीं सुशांत, आपके कितने बच्चे हैं? नहीं, मेरे बच्चे अगर आज की डेट में कम है, लेकिन मेरे ताऊ के थे ना 8 बच्चे। ये मत बोलिए कि हिंदुओं ने 2 बच्चों से ज्यादा पैदा नहीं किए, ये मत बोलिए, ये मत बोलिए। 1 मिनट मुझे ये बताइए। नहीं मैं ये नहीं कह रहा। 1 मिनट रिजवान अहमद, ये कह रहा हूं कि 1 मिनट अतीकुर रहमान, आपकी शादी हुई है? जी जी। आपके बच्चे हैं क्या, और अगर हैं तो कितने, अगर मैं ये पूछ सकूं और आपको बुरा ना लगे? जी बच्चे हैं, मैं टीचर हूं सुशांत जी, 200 बच्चे हैं मेरे। नहीं जो आपके अपनी फैक्ट्री से आए हैं वो वाले बता दीजिए। मेरा हर स्टूडेंट मेरा बच्चा है। नहीं अपने बताइए ना सर, बायोलॉजिकल फाइबर जिनके आप हैं। नहीं, उससे ज्यादा मैं अहमियत देता हूं अपने स्टूडेंट्स को। लगता है इनके भी 5-6 हैं क्या? आपके 5-6 हैं क्या? नहीं वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चों की संख्या बताने में क्या गुरेज है? ऐसा कोई सवाल तो नहीं है।
नहीं, क्योंकि ये पर्सनल क्वेश्चन है तो सबसे, ठीक है, आप नहीं बताना चाहते तो आप ये बोलिए कि मैं नहीं बताना चाहता, मैंने इसलिए आपसे इजाजत लेकर पूछा। सबके सब बता दीजिए, मैंने तो कहा मेरे 200 बच्चे हैं। ठीक है, तो 200 हैं तो गड़बड़ है, 200 नहीं रखने हैं, 200 हैं तो गड़बड़ है। समस्या की जड़ आदि आप हैं कि अगर आपके 200 बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। अरे पढ़ाई लिखाई की आपकी है, लेकिन स्कूल आपका नहीं है ना। जिस स्कूल में भेज रहे हैं आपके अगर अपने 200 बच्चे हैं तो फिर वो जगह घेर रहे हैं। रिजवान अहमद, नहीं, मैं बना रहा हूँ, स्कूल भी बन जाएगा थोड़े दिनों में। ठीक है, सब अपना बनाइएगा, अपना पानी लेकर आइएगा, अपनी हवा लेकर आइएगा, अपने खेत में उगाइएगा, खिलाइएगा। कैसी बात कर रहे हैं? सीरियस चर्चा चल रही थी। रिजवान अहमद, सुशांत भाई, हर चीज में तरक्की हुई है। सुशांत भाई, आपसे 20 साल पहले, सुशांत भाई आपसे 20 साल पहले कितने लोग थे और आज कितनी पॉपुलेशन है, कितनी तरक्की हुई है, स्कूल कितने बड़े, सड़कें कितनी बड़ी, फ्लाईओवर आपने कितने बनाए? इसीलिए तो किए ना कि आबादी बढ़ी है, आबादी बढ़ी है। असगर भाई, स्कूल में एडमिशन को लेकर मारा मारी है। असगर भाई, ये सुशांत भाई, मारा मारी है, खत्म हो सकती है। अच्छे स्कूल बच्चों को मिल नहीं रहे। हमारी खत्म हो सकती है अगर हम हिंदू मुस्लिम इस मुल्क में करना छोड़। अरे हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा ना सर, मैं तो कह रहा हूं हिंदुओं को भी कम करना चाहिए, मुसलमानों को भी कम करनी चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद, जनसंख्या नियंत्रण की बात के बाद, हिंदू आकर कुछ नहीं कहता। जो आकर कहते हैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं। रिजवान अहमद, आखिर में अपनी बात कहें। नहीं, सब कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, मुस्लिम भी कहते हैं। हिंदू कहां कहता? बताइए किस नेता ने कहा? सुशांत भाई, योगी जी 2 कानून पिछले 1 साल में लेके आए, जिसको माना गया कि जिसको इस तरह से प्रचार किया गया पॉलिटिकल पार्टियों ने कि ये एंटी मुस्लिम है। पहला वो लेके आए एंटी कन्वर्जन, और दूसरा वो लेके आए पॉपुलेशन कंट्रोल। वो ले आए, ऑलरेडी यूपी में है, गवर्नमेंट स्कीम्स में और फलाने में, सब में। 2, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं मुसलमानों का, और ये बात मैं अक्सर बोल चुका हूं कि दोनों का मुसलमानों ने जुमे की नमाज पढ़ने के बाद विरोध नहीं किया। अगर ये विरोध करते तो फिर एक मुद्दा बनता, और फिर यही लोग कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए हो रही हैं, इस पे डिबेट क्यों नहीं होता। असगर भाई और हमारे दूसरे भाई जो बैठे हैं यहां, आप गलती मानिए। सरकार की किसी भी नीति का हम मुसलमानों को विरोध करना का शौक है, और विरोध की वजह से हम ही आखिर में कटघरे में खड़े नजर आते हैं कि हम ही को कोई प्रॉब्लम है, इस मारे हम विरोध कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था। मैं बस इतना कहूंगा, समस्या देश की है तो सबकी होती है। और जाते जाते आतिकुर रहमान साहब, अगर आपको मेरा वो पर्सनल सवाल बुरा लग गया हो तो मैं उसके लिए माफी मांग लेता हूं। मैं चूंकि मैं सबसे पूछने वाला था, शुरुआत आपसे हुई। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी मांग लेता हूं। और मैं चूंकि उस पर आई अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। ठीक, ओके सर, थैंक यू।